नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल विज्ञान, अर्थशास्त्र और भारतीय शासन से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों पर है। हमारे पास कुछ सवाल और उनके विकल्प हैं, एक ज्ञान परीक्षा की तरह। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं, बल्कि हर जवाब के पीछे छिपे क्यों को समझना है। बिल्कुल, क्योंकि बात सिर्फ तथ्य याद रखने की नहीं है, ये देखने की है कि ये सिद्धांत हमारे आसपास की दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ग्रहों की गति से जुड़ा है। सवाल है, आवर्त नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्न के समानुपाती होता है। अच्छा। और विकल्प है ए, सूर्य से इसकी दूरी का वर्ग, बी, इसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष का घन, सी, इसकी कक्षीय त्रिज्या का वर्गमूल, या डी, इसके द्रव्यमान और कक्षीय गति का गुणनफल। ये तो क्लासिक सवाल है। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष का घन। पर यह है क्या चीज, मतलब आसान भाषा में? देखिए, ये केपलर का ग्रहों की गति का तीसरा नियम है, जिसे आवर्त नियम भी कहते हैं। गणित में इसे लिखते हैं T² प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। T² प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। हाँ, जहाँ T है ग्रह का आवर्त काल, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय, और A है उसकी कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष। तो आसान भाषा में, जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूर होगा, उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। ओके, पर यह रिश्ता एक बहुत ही सटीक गणितीय अनुपात का पालन करता है, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। समझ गए। अब दूसरा सवाल, ये थोड़ा सा पहेली जैसा है। मंद युवा सूर्य विरोधाभास पृथ्वी की प्रारंभिक जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है? ये मेरा पसंदीदा विषय है। इसका सही जवाब है विकल्प सी। यह सुझाव देता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमीकरण को रोका नहीं जा सका। तो ये विरोधाभास क्या है? देखिए, विरोधाभास ये है कि अरबों साल पहले हमारा सूर्य आज से लगभग 25 से 30% कम चमकदार था, मतलब कम गर्मी देता था। तो अगर सूरज इतना ठंडा था, तो पृथ्वी को तो एक बर्फ का गोला बन जाना चाहिए था, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। इस हिसाब से पृथ्वी पर सब कुछ जम जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास भूवैज्ञानिक सबूत हैं कि उस समय पृथ्वी पर तरल पानी भी था और जीवन भी। तो फिर ये कैसे हुआ? इसका समाधान ये माना जाता है कि उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इन गैसों ने एक मोटे कंबल की तरह काम किया और ग्रह को गर्म रखा। वाह, मतलब जिन ग्रीनहाउस गैसों को आज हम एक समस्या की तरह देखते हैं, उन्हीं ने एक जमाने में पृथ्वी पर जीवन को जमने से बचाया था। सब संतुलन का ही खेल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, संदर्भ ही सब कुछ है। चलिए अब ब्रह्मांड से उतरकर भारत के संविधान पर आते हैं। अगला सवाल, कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की बात करता है? और विकल्प है 51AI, 51AJ, 51AH और 51AG। बहुत जरूरी सवाल है ये। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी 51AH। हाँ, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 51AH कहता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। मतलब संविधान हमसे सिर्फ नियमों का पालन करने को नहीं कह रहा, बल्कि एक खास तरह से सोचने के लिए भी कह रहा है। बिल्कुल, तर्क और सबूतों के आधार पर सोचना, रटी रटाई बातों को मान लेने की बजाय चीजों को परखना। चलिए इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनी रसोई में लेकर चलते हैं। अगला सवाल प्रेशर कुकर के बारे में है। इसमें 3 कथन है। अच्छा। कथन आए, प्रेशर कुकर दाब कम करके काम करता है। कथन 2, उच्च दाब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलने देता है। और कथन 3, अति उष्ण भाप तेजी से ऊष्मा स्थानांतरित करती है। सवाल है इनमें से कौन सा सही है? और सही जवाब है विकल्प बी, केवल I और 3 सही है। तो पहला कथन गलत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि प्रेशर कुकर दाब को बढ़ाता है, कम नहीं करता। वो भाप को अंदर ट्रैप कर लेता है। अच्छा। और भौतिकी का नियम है कि जब दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। पानी 100 डिग्री पर नहीं, बल्कि लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और इसी वजह से खाना जल्दी पकता है। हाँ, और कथन 3 भी सही है,
ये जो 120 डिग्री पर बनी भाप होती है वो गर्मी को खाने में बहुत तेजी से पहुंचाती है। तो ये पहाड़ों पर खाना पकाने की मुश्किल का ठीक उल्टा हुआ। वहाँ दाब कम होता है, इसलिए पानी जल्दी उबल जाता है और खाना कच्चा रह जाता है। आपने एकदम सही समझा। प्रेशर कुकर कृत्रिम रूप से उच्च दाब बनाकर इस प्रक्रिया को सुपरचार्ज कर देता है। अगला सवाल ब्रह्मांड की शुरुआत से है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले क्या प्रमाण है? ये तो विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दो मुख्य प्रमाण हैं। पहला, जैसा आपने कहा, आकाशगंगाओं का लाल विस्थापन। एडविन हबल ने देखा कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है। बिल्कुल। और अगर वो आज फैल रहा है तो अतीत में वो छोटा रहा होगा, और अगर हम समय में बिल्कुल पीछे चले जाएं तो सब कुछ एक ही बिंदु पर केंद्रित रहा होगा। यही बिग बैंग का मूल विचार है। और दूसरा सबूत? दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। आप इसे बिग बैंग की प्रतिध्वनि या बची हुई गर्मी की हल्की सी गूंज समझ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। अगला सवाल, कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ये किसी भी विकासशील देश की कहानी है। और सही जवाब है विकल्प सी, व्यावसायिक विविधीकरण। हाँ, इसे संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक यानी कृषि, द्वितीयक यानी उद्योग, और तृतीयक यानी सेवाएं। राइट। जैसे जैसे देश विकसित होता है, उसका श्रमिक बल कृषि से निकलकर पहले उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ता है, जैसा भारत में हुआ है। बिल्कुल। अगला सवाल आरबीआई गवर्नरों के बारे में है। हमें इन 4 नामों को कालानुक्रम में लगाना है: डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर डी. सुब्बा राव, डॉक्टर उर्जित आर. पटेल और श्री संजय मल्होत्रा। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सही क्रम यानी विकल्प डी असल में 1, 2, 3, 4 ही है। हाँ, ये सही है। डॉक्टर रेड्डी 2003 से 2008 तक थे, फिर डॉक्टर सुब्बा राव आए 2008 से 2013 तक, इनके बाद रघुराम राजन थे, और फिर डॉक्टर उर्जित पटेल 2016 से 2018 तक। और डॉक्टर पटेल के बाद? उनके बाद शक्तिकांत दास आए, और अब दिसंबर 2024 से श्री संजय मल्होत्रा। तो दिया गया क्रम सही है। चलिए, आज का आखिरी सवाल। द्वितीय पीढ़ी के सुधारों ने भारत में विदेशी निवेश को किस प्रकार प्रभावित किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब है विकल्प डी। इसने निवेश के माहौल में सुधार करके विदेशी निवेश को बढ़ाया। पर यह पहली और दूसरी पीढ़ी के सुधारों में फर्क क्या था? देखिए, पहली पीढ़ी के सुधार जो 1991 में हुए, वो एक तरह की आपातकालीन सर्जरी थे। देश संकट में था और हमें तुरंत लाइसेंस राज खत्म करके अर्थव्यवस्था को खोलना था। और दूसरी पीढ़ी के? वो 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक में हुए। वो मतलब एक जीवन शैली में बदलाव की तरह थे। अब लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए मजबूत बनाना था। अच्छा। इनमें वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार में सुधार, एफडीआई नियमों को और उदार बनाना शामिल था। इन सब ने मिलकर विदेशी निवेश को बहुत आकर्षित किया। तो पहले सुधार एक आपातकालीन सर्जरी की तरह थे, और दूसरे सुधार अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक स्वस्थ बनाने के लिए की गई कसरत की तरह। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो आज हमने ब्रह्मांड 48 के औद्योगिक नीति पर, आजादी के ठीक बाद आईएएस पॉलिसी का असली मकसद क्या था? क्या सरकार उद्योगों को प्राइवेट करना चाहती थी, या फिर पब्लिक सेक्टर को, मतलब सरकारी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती थी? इसका सीधा जवाब है सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। पर यहाँ जो असली कहानी है वो क्यों में छिपी है। क्यों? सोचिए, देश नया नया आजाद हुआ है। दशकों की गुलामी के बाद एक डर है कि कहीं विदेशी कंपनियां फिर से हावी ना हो जाए। सही बात है। और उस वक्त देश में प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो स्टील प्लांट या भारी मशीनरी जैसे बड़े बड़े उद्योग लगा सकें। मतलब देश को बनाने की जिम्मेदारी एक तरह से सरकार को ही उठानी थी। एकदम सही। इसी सोच के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये नीति पेश की, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव रखी। मिश्रित अर्थव्यवस्था? हाँ, ये एक तरह का संतुलन था। सरकार ने उद्योगों को 4 हिस्सों में बांटा। परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार जैसे सबसे जरूरी मतलब रणनीतिक उद्योग वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रखे गए। अच्छा। फिर कोयला, लोहा इस्पात जैसे बुनियादी उद्योगों को शुरू करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली, और बाकी उद्योगों में यह प्राइवेट सेक्टर को जगह दी गई।
लेकिन उन पर भी सरकार का नियंत्रण था। तो ये सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक ब्लूप्रिंट था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसी नीति का एक दूसरा पहलू भी है जो आगे चलकर सामने आया। वो क्या? इसी सरकारी नियंत्रण की वजह से लाइसेंस राज जैसी स्थिति बनी, जहां हर चीज के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी हो गई। इरादा तो अच्छा था, पर धीरे धीरे इसने इनोवेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया। बहुत दिलचस्प। चलिए अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और सवाल लेते हैं। ये कीन्स के सिद्धांत से जुड़ा है। सवाल यह है कि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, मतलब रिसेशन, तो जॉन मेनार्ड कीन्स के मुताबिक सरकार को क्या करना चाहिए? कीन्स का सिद्धांत बहुत ही तर्कसंगत है। उनका मानना था कि मंदी इसलिए आती है क्योंकि लोग और कंपनियां खर्च करना कम कर देते हैं। जब बाजार में कोई पैसा ही नहीं डालेगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया तो जाम हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो इसका जवाब है कि सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए और टैक्स घटा देना चाहिए। लेकिन सरकार खर्च कैसे बढ़ाएगी और उसके पास पैसा कहां से आएगा? यही तो इस सिद्धांत का सबसे जरूरी हिस्सा है। कीन्स कहते हैं कि जब सब हाथ खींच लें तो सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार सड़कें, पुल, स्कूल बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है। इससे लोगों को काम मिलेगा? हाँ, काम मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा और वो बाजार में जाकर खर्च करेंगे। और दूसरा तरीका है टैक्स में कटौती। अगर लोगों का टैक्स कम होगा तो उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। पर इसमें एक बड़ा खतरा भी तो है ना? अगर सरकार इतना खर्च करेंगी तो उस पे कर्ज बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत पर सबसे बड़ी बहस है। समर्थक कहते हैं कि मंदी से निकलने के लिए ये जरूरी है। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी तो बढ़े हुए टैक्स से कर्ज चुकाया जा सकता है। और आलोचक कहते हैं कि इससे सरकारी कर्ज का एक ऐसा जाल बन सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए ये एक ऐसा नुस्खा है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से निकलकर भारत की असली जमीन पर आते हैं। भूगोल का एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। दिए गए विकल्पों में से क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विकल्प है रामेश्वरम, ग्रेट निकोबार, श्रीहरिकोटा और माजुली। ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। अच्छा। हाँ, दिए गए विकल्पों के हिसाब से सही जवाब ग्रेट निकोबार द्वीप है। इसका एरिया लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी यही है। तो फिर इसमें पेंच कहाँ है? आपने कहा कि ये सीधा नहीं है। पेंच ये है कि अगर ये सवाल बिना विकल्पों के पूछा जाता तो जवाब कुछ और होता। वो क्या होता? भारत का सबसे बड़ा द्वीप असल में मध्य अंडमान है, जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन वो विकल्प में है ही नहीं। अरे वाह। और इसी तरह विकल्प में दिया गया माजुली द्वीप भी खास है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो ये सवाल सिखाता है कि सिर्फ तथ्य याद रखना काफी नहीं है, सवाल के संदर्भ को समझना भी जरूरी है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सही जवाब इस पर निर्भर करता है कि सवाल कैसे पूछा गया है। अब द्वीपों से लोगों पर आते हैं। जनगणना से जुड़ा एक सवाल है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की आबादी सबसे ज्यादा है। ये एक वैसा ही पेच है जैसा पिछले सवाल में था। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक इसका जवाब दिल्ली है। दिल्ली में लगभग 28 लाख अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो फिर इसमें क्या बारीकी है? ये तो सीधा लगता है। बारीकी कुल संख्या और प्रतिशत के फर्क में है। अच्छा। अगर यही सवाल पूछा जाता कि किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है तो जवाब दिल्ली नहीं बल्कि चंडीगढ़ होता। ओह। हाँ, चंडीगढ़ की कुल आबादी का करीब 19% हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जबकि दिल्ली में ये सिर्फ 16.75% है। और ये फर्क बहुत मायने रखता है क्योंकि नीतियां बनाते वक्त सरकार को सिर्फ कुल संख्या नहीं बल्कि अनुपात भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। और एक और रोचक बात, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई अधिसूचित अनुसूचित जाति यानी एससी है ही नहीं। वहां मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी हैं। बहुत दिलचस्प। अब भारत की जीवन रेखा यानी नदियों की तरफ चलते हैं। सवाल है कि अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? हम सब गंगा के बारे में जानते हैं कि वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पर वो असल में भागीरथी नदी है। अलकनंदा जो गंगा की एक मुख्य धारा है,
वो सतोपंथ हिमनद से निकलती है। एक मिनट, तो गंगा सिर्फ एक जगह से नहीं निकलती, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कहानी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अलकनंदा नदी अपने सफर में 5 पवित्र जगहों पर दूसरी बड़ी नदियों से मिलती है। इन्हें पंच प्रयाग कहते हैं। पंच प्रयाग? हाँ, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आखिर में देव प्रयाग। देव प्रयाग वो जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से इस महान नदी को गंगा नाम मिलता है। वाह, यानी गंगा सिर्फ गंगोत्री से निकली एक धारा नहीं, बल्कि अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के इस पूरे सफर का नतीजा है। ये तो एक नदी के बनने की पूरी कहानी है। अब नदियों से पठारों की ओर एक सवाल है जो दक्कन के पठार से जुड़ा है। सवाल है, कौन सा भारतीय पठार ज्वालामुखी गतिविधि से बना है? इसका जवाब है दक्कन का पठार। हाँ, लेकिन इसके बनने की कहानी किसी एक ज्वालामुखी के फटने की नहीं है। तो फिर? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती में लंबी लंबी दरारें पड़ी और उनसे लावा की नदियां बह निकली। ये लावा एक के ऊपर एक परत की तरह जमता गया और हजारों मीटर मोटी चट्टान की परत बन गई। इसी को दक्कन ट्रैप कहते हैं। मतलब आज महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो पठार हम देखते हैं वो करोड़ों साल पहले हुई एक विशाल भूवैज्ञानिक घटना का नतीजा है। बिल्कुल। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसी लावा की चट्टानों के लाखों साल तक टूटने फूटने से वो मिट्टी बनी जिसे हम काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। और अगला सवाल इसी काली मिट्टी से जुड़ा है। हमें 3 खासियतें दी गई हैं और बताना है कि कौन सी सही हैं। पहली, इसमें नमी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूसरी, ये चाय और सेब के लिए अच्छी है। और तीसरी, इसमें चूना और लोहा तो होता है पर नाइट्रोजन नहीं। तो जैसा कि हमने अभी समझा, ये मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनी है, इसलिए इसका सही जवाब है केवल 1 और 3। अच्छा, तो दूसरा वाला गलत है। हाँ, दूसरा कथन पूरी तरह गलत है। चाय और सेब के लिए ठंडी जलवायु और अम्लीय मिट्टी चाहिए, जबकि काली मिट्टी कपास, गन्ना और चने की फसल के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। और पहला और तीसरा सही क्यों है? पहला इसलिए सही है क्योंकि ये मिट्टी एक स्पंज की तरह पानी सूख लेती है और जब ये सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं जिससे हवा अंदर तक चली जाती है। इसीलिए इसे स्व-जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब खुद ही जुताई कर लेती है एक तरह से, हाँ। और तीसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि लावा से बनने के कारण इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशिया जैसे खनिज तो भरपूर होते हैं, लेकिन जैविक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। मतलब दक्कन के पठार पर कपास की खेती का राज करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखी में छिपा है। ये कनेक्शन तो सच में अद्भुत है। चलिए अब इतिहास में चलते हैं। आखिरी सवाल है कि सीधे चोल साम्राज्य में ले जाता है। हाँ, चोल शासक जो अपने प्रशासनिक काबिलियत के लिए जाने जाते थे। तो सवाल है कि खेती को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई व्यवस्था बनाने का श्रेय किस चोल शासक को दिया जाता है? और विकल्प है राजराजा चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम। इसका जवाब है राजेंद्र चोल प्रथम। अच्छा, लेकिन असली कहानी इस जवाब के बाद शुरू होती है। राजेंद्र चोल सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी योजनाकार थे। हाँ। उन्होंने अपनी नई राजधानी गंगेकोंडा चोलपुरम में, हाँ, जो उन्होंने गंगा तक अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनाई थी। बिल्कुल, तो वहां उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। एक झील? मतलब उस जमाने में ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा? इसे झील कहना शायद इसकी विशालता के साथ न्याय नहीं करेगा। इसका नाम था चोल गंगम और ये 16 मील लंबी थी। 16 मील? हाँ, उस समय के दस्तावेजों में इसे दक्षिण का महासागर कहा गया है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। 16 मील? ये तो वाकई एक छोटा समुद्र हो गया। तो क्या ये सिर्फ राजधानी को पानी देने या सिर्फ जीत का जश्न मनाने के लिए था? इसका कोई और भी बड़ा मकसद था? यहीं पर चोलों की शानदार सोच दिखती है। ये जलाशय सिर्फ राजधानी की प्यास नहीं बुझाता था, बल्कि ये कावेरी डेल्टा के एक बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। अच्छा, मतलब ये सीधे सीधे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। पानी पर जिसका नियंत्रण, उसका जमीन और लोगों पर नियंत्रण। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये सत्ता का प्रदर्शन और उसे बनाए रखने का एक जरिया था। कमाल है। मतलब एक सवाल और उसके पीछे प्रशासन, अर्थव्यवस्था और शक्ति का पूरा ताना बाना। चलिए चोलों से आगे बढ़कर उस दौर में आते हैं जब भारत में यूरोपीय ताकतें अपनी जगह बना रही थीं। हाँ। हमारे पास एक सवाल पेरिस की संधि को लेकर है, 1763 की। इसमें एक अभिकथन है,
कि इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को सिर्फ व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया। और इसका कारण ये बताया गया है कि फ्रांसीसी अब अपनी बस्तियों की न तो किलेबंदी कर सकते थे और न ही वहां सैनिक रख सकते थे। और ये पूरी तरह से सही है। अभिकथन और कारण दोनों सच हैं, और कारण सीधे तौर पर अभिकथन की व्याख्या करता है। इसे समझने के लिए हमें तीसरे कर्नाटक युद्ध को देखना होगा, जो असल में यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे, बुरी तरह हार गए थे अंग्रेजों से। लेकिन ये थोड़ा अजीब है, फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां जैसे पांडिचेरी वगैरह तो वापस मिल गईं, पर बिना सेना और किलेबंदी के उन बस्तियों का क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक तरह से उन्हें शांत रखने का तरीका था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही चालाक कूटनीतिक चाल थी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उनका सम्मान लौटा दिया, उन्हें उनकी फैक्ट्रियां वापस दे दी, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति पूरी तरह से छीन ली। मतलब बिना सेना और किलों के वे सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे, एक राजनीतिक या सैन्य शक्ति नहीं। इस संधि ने यह पक्का कर दिया कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरी यूरोपीय ताकत नहीं बची है। इसने भारत पर ब्रिटिश राज की नींव को और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। यानी व्यापार के पर्दे के पीछे असल में सत्ता का खेल चल रहा था। अब अगर हम मुगल व्यवस्था की बात करें तो वहां सत्ता का ढांचा बिल्कुल अलग था। हाँ, बहुत अलग। खासकर जब बात स्थानीय शासकों की आती है। एक सवाल है कि राजा और जमींदार की प्रशासनिक भूमिकाओं में क्या अंतर था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन इनके मायने बहुत अलग थे। तो इसका सही जवाब है कि राजा बड़े इलाकों पर शासन करते थे और उनका रुतबा ज्यादा होता था, जबकि जमींदार मुख्य रूप से लगान इकट्ठा करने का काम देखते थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि राजा एक राजनीतिक पद था और जमींदार एक तरह से वित्तीय या प्रशासनिक? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कह सकते हैं। राजा शब्द अक्सर उन बड़े स्वायत्त शासकों के लिए इस्तेमाल होता था जिन्होंने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन अपने राज्यों में उनका आंतरिक शासन चलता था, जैसे राजपूत राजा। अच्छा। मुगल दरबार में उनका एक सम्मानजनक स्थान होता था। वहीं जमींदार एक बहुत व्यापक शब्द था। इसमें बड़े स्थानीय सरदारों से लेकर छोटे छोटे भूमिधारक तक शामिल थे। उनका मुख्य काम था अपने इलाके से भू राजस्व वसूलना और उसे राज्य के खजाने में जमा करवाना। उनकी शक्ति का आधार जमीन पर उनका नियंत्रण था, न कि राजनीतिक संप्रभु था। बहुत दिलचस्प। अब सीधे आधुनिक भारतीय इतिहास की तरफ आते हैं, जहां से 2 कथन हैं। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि उसकी संरचना सर्व भारतीय थी, और दूसरा, नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही कथन गलत हैं। दोनों गलत? हाँ, और ये गलतियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी के 2 बहुत जरूरी पड़ावों के बारे में बताती हैं। पहला कथन तो वाकई में चौंकाने वाला है। सर्व भारतीय होने पर कोई बहिष्कार क्यों करेगा? इसमें जरूर कोई पेच है। बिल्कुल, और वो पेच एक शब्द का है। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए नहीं हुआ था कि वो सर्व भारतीय मतलब ऑल इंडिया था। अच्छा। बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि वो सर्व श्वेत यानी ऑल व्हाइट था। उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ओहो, तो ये शब्दों का खेल है। हाँ, यानी भारत का भविष्य तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसमें एक भी भारतीय को शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। ये आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की लड़ाई थी। और नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्या? हमें तो यही लगता है कि कांग्रेस हमेशा से पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहती थी। यहीं पर इतिहास की परतें खुलती हैं। नेहरू रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन के जवाब में तैयार की गई थी, उसने पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। डोमिनियन स्टेटस? हाँ, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए स्वशासन, जैसा कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। यह दिखाता है कि 1928 में भी कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही एक समाधान ढूंढ रहे थे। तो फिर पूर्ण स्वराज का नारा कब आया? यह ठीक 1 साल बाद आया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी युवा पीढ़ी डोमिनियन स्टेटस से खुश नहीं थी। उनके दबाव में ही 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता कर दिया। ये सच में बहुत अहम जानकारी है। चलिए अब आजाद भारत के संविधान की बात करते हैं। एक सीधा सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 352। लेकिन सिर्फ नंबर जानने से बात पूरी नहीं होती। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या आप तीनों के बीच का फर्क बता सकते हैं? जरूर। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, जो युद्ध,
बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 356, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। हाँ। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से काम करने में नाकाम रहती है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, जो वित्तीय आपातकाल के लिए है। और अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 सीधे तौर पर राज्यपाल की भूमिका से जुड़ा है। जी। हमारे पास राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा एक सवाल भी है कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 155 में है, जो कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। लेकिन इसे समझने के लिए अनुच्छेद 153 और 154 को भी देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और 154 कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के हाथ में होगी। तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर राज्यपाल के पद की पूरी तस्वीर बनाते हैं। संविधान की इन बुनियादी बातों से अब एक बहुत ही जरूरी और आधुनिक कानून की तरफ चलते हैं, पॉक्सो अधिनियम। सवाल ये है कि अगर कोई किसी को इस एक्ट के तहत अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसके लिए क्या सजा है? और इसका जवाब इस कानून की गंभीरता को दिखाता है। सजा वही है जो असल अपराध के लिए है, यानी अपराध के समान सजा। अपराध के बराबर सजा, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। क्या इसमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि उकसाने वाले का इरादा कितना गंभीर था, या कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है? कानून इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 17 कहती है कि अपराध के लिए उकसाना, किसी की मदद करना या साजिश रचना उतना ही गंभीर है जितना कि खुद अपराध करना। इसके पीछे की सोच यह है कि ऐसे अपराध अकेले नहीं होते, उनके पीछे अक्सर एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कानून उस पूरे इकोसिस्टम को तोड़ना चाहता है। सही बात है। कानून और प्रशासन की इन गंभीर बातों के बाद अब थोड़ा कला और संस्कृति की ओर रुख करते हैं। पहला सवाल कर्नाटक संगीत से है, जिसमें कृति और तिलाना के बारे में 2 कथन हैं। हाँ, पहला कथन है कि कृति कर्नाटक संगीत की एक बहुत संरचित रचना है, और दूसरा कि तिलाना अक्सर किसी कार्यक्रम के आखिर में पेश किया जाता है और इसमें लय पर जोर होता है। और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो एक आम सुनने वाले के लिए इन दोनों में क्या फर्क है, जरा समझाइए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कर्नाटक संगीत का कोई कार्यक्रम एक पूरी दावत है तो कृति उसका मुख्य व्यंजन है, मतलब मेन कोर्स। अच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण, विस्तृत और भावपूर्ण हिस्सा होता है। वहीं तिलाना उस दावत के आखिर में परोसे जाने वाले मीठे की तरह है। अरे वाह। यह बहुत तेज, जीवंत और लयबद्ध रचना होती है। इसमें ता, किट, धूम जैसे लय वाले शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो सुनने वालों में एक नई ऊर्जा भर देता है। क्या खूबसूरत तरीके से समझाया। और जश्न से याद आया असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू। सवाल है कि ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सीधा जवाब है नई फसल। लेकिन बिहू की असली खूबसूरती ये है कि यह कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये असम के कृषि चक्र के साथ साथ चलता है। मैंने सुना है कि बिहू साल में 1 से ज्यादा बार मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। अप्रैल में बोहाग बिहू, जो नए साल और बुआई के मौसम की शुरुआत है। अक्टूबर में काटी बिहू और जनवरी में माघ बिहू, जो फसल कटाई का जश्न होता है। मतलब ये त्योहार पूरी तरह से प्रकृति और खेती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल साहित्य से, जिसने भारतीय लेखन को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? इसका जवाब है अरुंधति रॉय। ये उनका पहला उपन्यास था जो 1997 में आया और आते ही छा गया। हाँ, इसने प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार जीता था। लेकिन सिर्फ पुरस्कार ही नहीं, इस किताब में कुछ तो ऐसा था जिसने दुनिया भर के पाठकों को अपनी तरफ खींचा। बिल्कुल। इसकी कहानी कहने का तरीका बहुत अनोखा था। भाषा का इस्तेमाल बहुत काव्यात्मक और नया था। ये केरल के एक छोटे से कस्बे अयामानम की कहानी थी, लेकिन इसने जाति, राजनीति और प्रतिबंधित प्रेम जैसे सार्वभौमिक विषयों को छुआ। इसने भारतीय लेखन के लिए नए दरवाजे खोल दिए। हाँ, इसने दिखाया कि भारतीय लेखक अंग्रेजी में कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो पूरी तरह से भारतीय भी हो और वैश्विक भी। तो आज हमने चोल राजा की इंजीनियरिंग से लेकर अरुंधति रॉय के उपन्यास तक का सफर तय। तो आज हमारे पास भारतीय संविधान से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम सब अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात तो बहुत करते हैं। बिल्कुल।
लेकिन क्या हम अपने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी उतना ही जानते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर बातचीत अधिकारों पर ही आके रुक जाती है, लेकिन नागरिकता तो एक दो तरफा रास्ता है। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो न सिर्फ इन 11 कर्तव्यों की सूची बताते हैं, बल्कि उन्हें याद रखने की एक बहुत मजेदार ट्रिक भी देते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये 11 कर्तव्य क्या हैं, बल्कि ये भी समझना है कि ये हमारे संविधान में आए कैसे, क्यों आए, और आज के भारत में इनकी अहमियत क्या है। और हाँ, वो ट्रिक तो हम देखेंगे ही। और यहाँ सबसे पहली एक तरह से चौंकाने वाली बात यह है कि ये कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। क्या? इन्हें बाद में जोड़ा गया। बाद में? मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब ये थे ही नहीं? हाँ। ये तो सच में दिलचस्प है। ऐसा क्यों? हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जो इमरजेंसी के दौरान हुआ था। अच्छा। उस वक्त की सरकार का मानना था कि नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाया जाना चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया। तो इनका इतिहास ही इन्हें थोड़ा कह सकते हैं कि विवादास्पद भी बनाता है और दिलचस्प भी। अच्छा, तो ये एक तरह से उस दौर की सोच को दर्शाते हैं। हाँ। और इन्हें संविधान में रखा कहाँ गया है? क्या ये मौलिक अधिकारों जितने ही महत्वपूर्ण हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें भाग IV यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ठीक बाद रखा गया है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जैसे निर्देशक तत्व सरकार के लिए एक नैतिक गाइड है, वैसे ही ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक गाइड है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो क्या उसे कोर्ट में घसीटा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों की तरह आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिशिएबल है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये महत्वहीन है। संसद चाहे तो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए हमारे पास कानून है, तो ये कर्तव्य एक तरह से हमारे लिए एक नैतिक कंपास का काम करते हैं। ठीक है, अब सूरत थोड़ी साफ हो रही है। तो चलिए अब इन 11 कर्तव्यों और उस ट्रिक को देखते हैं जो इन्हें याद रखने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक ये है कि इन कर्तव्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के A से K तक के अक्षरों से जोड़ा गया है। ओके। क्योंकि ये अनुच्छेद 51A में A से K तक सूचीबद्ध है। ठीक है, तो पहला अक्षर है A। A से क्या बनता है? A है एंथम, यानी राष्ट्रगान के लिए। पहला कर्तव्य कहता है कि हर नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान की नींव रखता है। ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है जी। अगला है B। B से बापू। हाँ, B से बापू। बापू यहाँ प्रतीक है उन महान आदर्शों के जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। अच्छा। तो दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। मतलब सिर्फ याद करना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि उन मूल्यों को जैसे अहिंसा, सत्य, समानता, इनको अपनी जिंदगी में उतारना है। ये दिलचस्प है कि B के लिए बापू को चुना गया। तो यहाँ आदर्श से उनका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अहिंसा या कुछ और भी? मेरे ख्याल से ये बहुत व्यापक है। इसमें सामाजिक न्याय, एकता और वो हर तरह के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना भी शामिल है। ये वो मूल्य हैं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लगाई लड़ी। राइट। अब अगला अक्षर है C, जो है कंट्रीज सॉवरेनिटी, देश की संप्रभुता। हाँ, मतलब भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। बिल्कुल। और उसे अक्षुण्ण रखना, यानी उस पर कोई आंच ना आने देना। ये एक नागरिक की सबसे प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। ये पहले 3 कर्तव्य A, B और C एक तरह से देश के प्रति हमारी जो बुनियादी देशभक्ति की भावना है उसे दर्शाते हैं। सही है। और ये हमें अगले कर्तव्य की ओर ले जाता है जो D से शुरू होता है और बहुत सीधा है, डिफेंस यानी रक्षा। हाँ, चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना। तो ये सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। ये मानसिक रूप से तैयार रहने की बात करता है। अब आते हैं ई पर। ई है इक्वालिटी, यानी समानता के लिए। ये थोड़ा लंबा है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और इसी में एक बहुत प्रगतिशील बात भी जोड़ी गई है। ये ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। बिल्कुल, ये सिर्फ भाईचारे की बात नहीं करता, बल्कि समाज सुधार की भी बात करता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। अगला अक्षर है एफ। एफ फॉर फोर्ट, यानी किला। ये मुझे बहुत पसंद आया। और किला यहाँ हमारी कॉम्पोजिट कल्चर यानी मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। इसका मतलब है वो विरासत जो सिर्फ एक धर्म या एक इलाके की नहीं, सबकी है। सोचिए, ताजमहल में आपको पर्शियन और भारतीय वास्तुकला का मेल दिखता है, या हमारी हिंदी भाषा में कितने शब्द संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी से आए हैं। इस मिलीजुली पहचान को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारी संस्कृति और विरासत तो तभी बची रहेगी जब हमारा देश और पर्यावरण बचा रहेगा। और यहीं से हमारा अगला कर्तव्य जुड़ता है, जो जी से शुरू होता है, ग्रीन। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें जंगल, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। राइट। और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में ये कर्तव्य शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अगला है एच। एच फॉर ह्यूमैनिटिज्म, यानी मानववाद। इसके साथ एक और शब्द जुड़ा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इन्हें एक नागरिक का कर्तव्य बनाना सही है? ये तो किसी की निजी सोच का मामला लगता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। 8वां कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि सरकार आपकी सोच को नियंत्रित करेगी। इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य रखना जो तर्क, कारण और मानवता पर आधारित हो, ना कि अंधविश्वास या कट्टरता पर। एग्जैक्टली। ये एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज की नींव है। ठीक है, मतलब ये एक लक्ष्य है, कोई जबरदस्ती नहीं। अब आते हैं आई पर। इसके लिए 2 शब्द दिए गए हैं। हाँ, इसे याद रखने के 2 तरीके हैं। एक है आई यानी मैं, हिंसा नहीं करूंगा। अच्छा। और दूसरा है इनकम, जो यहाँ सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रतीक है। तो 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम विरोध प्रदर्शनों में देखते हैं कि बसों, ट्रेनों और सरकारी इमारतों को कितना नुकसान पहुंचाया जाता है। के पैसों से बना है। ये कर्तव्य हमें इसी बात की याद दिलाता है। अब हम जे पर आते हैं। ये है जीत, यानी जीत या जंप यानी उछाल के लिए। बिल्कुल, इसका मतलब है उत्कृष्टता या एक्सीलेंस की ओर बढ़ना। 10वां कर्तव्य कहता है कि हम सब, चाहे अकेले काम कर रहे हों या टीम में, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि देश भी लगातार आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए। ये पर्सनल ग्रोथ को नेशनल ग्रोथ से जोड़ता है। और आखिर में के है किड्स, यानी बच्चों के लिए। हाँ, और ये वही कर्तव्य है जिसे मूल सूची में बाद में जोड़ा गया था। इसे 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। राइट। ये कहता है कि हर माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। एक मिनट, लेकिन हमारे पास तो शिक्षा का अधिकार भी है, जो एक मौलिक अधिकार है। हाँ है। इस कर्तव्य की क्या जरूरत थी? क्या ये एक ही बात को 2 तरह से कहना नहीं है? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अधिकार बच्चे को राज्य की तरफ से दिया गया है कि राज्य उसे मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगा। ओके। लेकिन ये कर्तव्य माता पिता और समाज पर एक जिम्मेदारी डालता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि बच्चा स्कूल जाए। अच्छा। ये अधिकार और कर्तव्य को एक साथ लाता है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो ये थे भारत के 11 मौलिक कर्तव्य, ए से के तक। ए से एंथम, बी से बापू, सी से कंट्री। ये क्रिक वाकई काम की है। पर अब जब हमने इन सब पर बात कर ली है, तो बड़ा सवाल ये है कि सबका क्या मतलब है।
अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का दावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने के बारे में भी है। वे एक सक्रिय और सकारात्मक समाज के निर्माण के लिए एक नैतिक संहिता या मोरल कोड की तरह है। ये हमें सिर्फ एक व्यक्ति से बेहतर नागरिक बनाने का खाका तैयार करते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा और असंतुलित है। गांधी जी अक्सर कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों के सही ढंग से पालन करने से ही आते हैं। सही बात है। ये कर्तव्य हमारे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और एक बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार समाज बनाने का जरिया है। इस पूरी बातचीत से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पे आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? हमने बात की कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते और वे राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी डीएसपी के ज्यादा करीब हैं। तो फिर मौलिक अधिकारों और इन निदेशक तत्वों में असल में क्या अंतर है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है कि कैसे अधिकार, कर्तव्य और राज्य के लिए निर्देश, ये तीनों मिलकर हमारे संविधान की पूरी तस्वीर बनाते हैं।